हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को करने से आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आपसे एग्जाम में छूटेगा। उसी के साथ में हम आज इसमें बात करेंगे कि आपको पॉइंट्स में किस तरीके से लिखना है। देखो, ये जो आंसर आप लोगों को दिख रहा है 5 पॉइंट्स का है, तो ये 5 वर्ड का आंसर है। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 वर्ड्स का आंसर है, लेकिन इसको 5 लाइनों में बनाया। तो ये वाली टेक्निक आज आप लोगों को सिखाऊंगा। और उसी के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो एक क्वेश्चन है इसको और कितने तरीके से पूछा जा सकता है, कि एक ही क्वेश्चन को इसमें से और भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन करना है तो इससे पहले वाली जो वीडियो है वहां पर जाकर के आप ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। इसी तरीके से हम लोगों ने हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन किया था, हिस्ट्री का कर लिया, इस हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, तो वो एक बार जरूर से देख लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दोनों चैप्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, दोनों के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इसको करते हो तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बस आपको एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लेना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें कहा गया कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर आवर नेशन। तो अब इसके लिए हम इंपॉर्टेंस लिखेंगे और इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है। इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए रीजन तो दोनों का आंसर एक ही होगा। अब आंसर क्या होगा जो कि आप लोगों को पता है। अब देखो, इसको याद कैसे करना है। इतना बड़ा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट करके और इसको लिखेंगे कि मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी। ये क्या है, ये है इसका कीवर्ड। और इसके बाद में हम खुद से सेंटेंस बना लेंगे। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम बोल देंगे कि इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एंड फिर इसके बाद में इट इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। तो ये दोनों वर्ड्स हैं, इनसे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब इसी तरीके से अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, जो कि है इट रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग द जॉब्स इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहां पर अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट के अंदर लिख देंगे एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जैसे कि अब मैंने लिख दिया, तो अब हम इससे लिख सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, हमें इसे समझ में आ जाएगा। हम इसे बनाना सीखिए। देखो, अब समझो इसको कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जॉब मिलेंगी। अब जॉब किस तरीके से मिलेंगे, कि कौन से सेक्टर में मिलेंगी, वो आपको इसमें लिखना होगा। कि जैसे कि ये जो सेक्टर है ये प्रोवाइड करवाता है एग्रीकल्चर के अलावा और भी जॉब्स, जिससे कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस कम होती है। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इज नेसेसरी फॉर द एकार्डेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज द पीपल गेट्स द जॉब एंड जनरेट मोर इनकम। तो ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या लिख देंगे कि इससे क्या होता है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और उसी के साथ में जो सेकंड रीजन रहेगा कि जो पीपल्स हैं उनको जॉब मिल जाएगी। तो ये दोनों रीजन लिखेंगे और इसी तरीके से आपको सभी के रीजंस लिखने, कीवर्ड को फाइंड आउट करो और उसका सेंटेंस बनाओ और उसको लिखो। ज़्यादा याद भी नहीं करोगे और अच्छे से सही ढंग से भी लिखोगे, तो जिससे कि क्या होगा, हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। फिर इसी तरीके से जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड द ट्रेड्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। और फिर इसके बाद में जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रिचेस फास्टर द नेशन बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स ऑफ एंड द हायर वैल्यू। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर एक मिट्टी है, देखो मिट्टी क्या होती है, मिट्टी होती है फ्री में। ठीक है, मिट्टी के कितने रुपए लगते हैं, 0 रुपए लगते हैं। लेकिन अगर वही हम मटका लेने जाते हैं, जो कि ये तो है मिट्टी, तो क्या हो गया, वो क्या, रॉ मटेरियल। ठीक है, ये तो हो गया रॉ मटेरियल। और जिस अब हम इससे कोई भी एक मटका लेने जाएंगे तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो रहती है 50 रुपए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है, जब जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उतना अच्छा हमें अमाउंट मिलेगा और उतना ही अच्छे हमारी देश की इकोनॉमी के लिए होगा। इसी तरीके से जो गन्ना होता है, जैसे कि शुगर केन आप लोगों ने सुना होगा। अब शुगर केन से क्या बनती है, वो बनती है शुगर। और शुगर केन के भाव क्या होता है, वो होता है 5 से 10 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। और जब उससे शुगर में कन्वर्जन होता है तो वो 50 से 60 तक जाता है। ठीक है, 50 से 60 तक जाता है। तो आप देख सकते हो कि एक अनफिनिश्ड से लेकर के फिनिश तक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वही उसकी अमाउंट को बढ़ा रहा है। मतलब शुगर केन गन्ना ही तो था, अगर गन्ना ही रहता तो उसकी तो वैल्यू कम रहती। लेकिन जब वो प्रोसेस से गया और उससे शुगर बनी तो क्या हुआ कि एक फिनिश्ड गुड मिला। जब फिनिश्ड गुड मिला तो उससे क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग ने हेल्प करी और उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। जब किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो देश भी अपने आप इंक्रीज होता है। इस तरीके से हर एक पॉइंट को समझो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। फिर इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि लिस्ट द मेजर फैक्टर विच इफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एट अ प्लेस एंड व्हाट इज द डिसीजन
ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन, जो कि फैक्ट्री लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके जो 5 पॉइंट हैं, ये पांचों के पांचों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे आने वाली, जैसे कि अगर एग्जाम में आ जाए कि आप लोकेशन लिखिए कि हमें कॉटन इंडस्ट्री के लिए हमें लोकेशन चाहिए कि हम कौन सी इंडस्ट्री सेलेक्ट करें, और फिर इसके बाद में कोई सी भी इंडस्ट्री आ जाए, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि वहां पर जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता होना चाहिए और काफ़ी अच्छी अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए कि बार बार ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया कि चीप एंड एब्यूडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। फिर इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि लेबर सभी को रिक्वायरमेंट रहती है, फिर चाहे से वो स्टील इंडस्ट्री हो, शुगर इंडस्ट्री हो, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, सभी को लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इसमें क्या होता है, लेबर की रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इज नेसेसरी फॉर कीपिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो रखना है तो जो लेबर्स हैं वो भी चीप रेट पर अवेलेबल होनी चाहिए। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि यहाँ पर पावर जो है वो चीप होनी चाहिए और कंटिन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए। हर एक इंडस्ट्री को पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा। अभी इसी तरीके से देखो, अगर ड्रॉबैक की बात करें, कई जगह पर पूछा जाता है ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक में आपको लिख देना कि ड्रॉबैक में ये है कि पावर सप्लाई कंटिन्यू नहीं रहती। ठीक है, ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक ये होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कैपिटल। हर किसी को स्टार्टिंग के अंदर पैसा बहुत कम लगाना होता है। कैपिटल इट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड मीट द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर। तो स्टार्टिंग के अंदर पैसा बहुत कम लगना चाहिए। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज आसपास में अवेलेबल होनी चाहिए और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए जिसकी हेल्प से कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इस्टेब्लिश होने में अच्छे से हो। तो ये पांचों के पांच पॉइंट्स को हिंदी में याद कर लो। और इनके जैसे कि अब रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल के बारे में एक बार पढ़ लो कि सस्ता होना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, ये याद है। और इसके बाद में अब ऐसी कैसी हम लाइन लिख देंगे, बना के लिख देंगे, कुछ भी नहीं होना इसमें। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपको ये करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास में कि स्टेट एनी 5 बेसिस ऑन विच द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड। तो 5 बेसिस इनके ऊपर इंडस्ट्री क्लासिफाई करेगी। सबसे पहला कि उसमें जो रॉ मटेरियल है वो यूज में लिया जाता है, कि कौन सा रॉ मटेरियल यूज में लिया जाता है। अब इसके बेसिस पर दो हैं, एक तो आर्गो बेस्ड, एग्रो बेस्ड जो होती है उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लिए जाएंगे। मिनरल बेस्ड है कि जिसके अंदर मिनरल से बेस्ड आएंगे। तो इनके नाम के ऊपर ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया, अगर बात करी जा रही है रॉ मटेरियल के ऊपर, दो होती हैं, आर्गो और रॉ मटेरियल। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पर उनके मेन रोल के अकॉर्डिंग कि क्या मेन रोल है, बेसिक हो गया और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हो गई। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कस्टमर के ऊपर बेसिस पर रहती है कि अगर आपको पेन चाहिए तो पेन बनाएंगी, आपको टूथपेस्ट चाहिए तो टूथपेस्ट बनाएंगी, जो भी आपको चाहिए वो कंज्यूमर के बेसिस पर बनाती हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर दो होती हैं, एक होती है स्मॉल स्केल और एक होती है लार्ज स्केल। और ऑनरशिप के बेसिस के ऊपर 4 तरीके की होती है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेटिव सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। इन सभी के ऊपर बेसिस के ऊपर होती हैं ये ऑनरशिप के बेसिस पर। और जो लास्ट आता है वो आता है कि यहां पर उनके वेट ऑफ रॉ मटेरियल क्या रहेगा और फिनिश्ड गुड का वेट क्या रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें स्टील इंडस्ट्री, तो स्टील इंडस्ट्रीज किस में आएंगी, हैवी में आएंगी या फिर वो लाइट में आएंगी। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये हैवी में आएगी या फिर लाइट इंडस्ट्री में आएगी। देखते हैं कि कितने बच्चों को इसका आंसर आता है। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हमारी स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो हैवी में आएंगी या फिर लाइट इंडस्ट्री में आएंगी। देखते हैं कितने बच्चों को इसका आंसर आता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हैवी इंडस्ट्री। अब हैवी इंडस्ट्री क्यों होगा, क्योंकि जो स्टील प्रोड्यूस होगा वो ये तो है नहीं कि एक बड़ी से हमने फैक्ट्री लगाई और वो 5 किलो स्टील निकाल के देगी, 6 किलो निकाल के देगी। वो करीब करीब का ज़्यादा नहीं तो कम से कम 800 से 900 टन तो निकाल के देगी स्टील। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट होता है, जिसलिए जो स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो हैवी इंडस्ट्रीज का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कि क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, और वो किस तरीके से डिफरेंट होती है। तो हमने देख लिया कि रॉ मटेरियल के बेसिस के ऊपर दो होती हैं, एक तो आर्गो और एक मिनरल। अब इनके बीच का डिफरेंस, ये है आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में ये है कि दे ऑब्टेन दियर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और ये जो अपना मटेरियल लेती हैं ये लेती हैं मिनरल से। इनका जो रॉ मटेरियल रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा मिनरल्स। और इसके एग्जांपल की अगर बात करें, मिनरल बेस्ड की आयरन प्लांट हो गया, स्टील प्लांट हो गया और सीमेंट इंडस्ट्री होगी, मशीन टूल्स हो गई, ये सब क्या है, ये है यहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अगर बात करें एग्रो बेस्ड, तो मतलब कि जो कि हमें एग्रीकल्चर से मिलेगा। एग्रीकल्चर से क्या मिलेगा, हमें गन्ना मिल जाएगा जो कि शुगर केन होता है, और उसी के साथ में कॉटन जूट मिल गया, फिर इसके बाद में सिल्क मिल गया, वूलन मिल गया। ये सब जो होते हैं ये होते हैं हमारी एग्रो बेस्ड, जिससे कि हमें एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है। यहाँ पर एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको हर एक का एग्जांपल देना है। सबसे पहली जो इंडस्ट्रीज आती है वो आती है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो
तो जो सबसे पहली इंडस्ट्रीज आती है वो आती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या होती है कि दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि भेल हो गया और सेल हो गया, ये दोनों की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, सेल की फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और फिर इसके बाद में इंडिया लिमिटेड है लास्ट में। और फिर इसके बाद पब्लिक सेक्टर अगर इंडस्ट्री की बात करें तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जांपल के लिए हो गया बजाज ऑटो हो गया, डाबर इंडस्ट्रीज हो गई, ये आती हैं प्राइवेट सेक्टर में। फिर इसके बाद में आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो जॉइंट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि जो कि पब्लिक यानी गवर्नमेंट से भी होती हैं और उसी के साथ में प्राइवेट सेक्टर के साथ भी चलाई जाती है, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसमें गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी चलाती हैं। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और यहाँ पर वर्कर्स और द बोथ। तो यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि मतलब कि कोई भी चला सकते हैं, इनको प्रोड्यूसर चला सकते हैं, फिर जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है वो चला सकता है, तो इन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है कॉर्पोरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं। एंड दे पुल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर्स द प्रॉफिट और द लॉसेस प्रोपोर्शनलिटी, और ये इसका एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्रीज होगी महाराष्ट्र में, और कोयला इंडस्ट्रीज होगी यहाँ पर कहाँ पे, केरल में, ठीक है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है वो आती है हमारे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो अगर कोई भी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, अगर आप शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके बारे में सबसे पहले तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखने हैं। फिर उसके बाद में उसके क्या क्या कॉजेज हैं कि मतलब कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है सामान का, कैसी तरीके की वो इंडस्ट्री है, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा। तो अब यहाँ पर बात करी गई कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे ये भी बोला जा सकता है कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो वही बात करते हैं कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। सबसे पहले कि कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली 14% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, और इट एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स आफ्टर एग्रीकल्चर 35 मिलियन पर्सन्स डायरेक्टली, और इट शेयर्स द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ 24.6% की शेयरिंग करती हैं, और इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स जीडीपी। फिफ्थ आता है कि यहाँ पर इट इज द मेन इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज द सेल्फ रिलेटेड एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि यहाँ पे राइट द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। तो सबसे पहला आता है कि इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद द हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम्स वीविंग टेक्निक्स। फिर सेकंड आता है कि आफ्टर द 18th सेंचुरी के अंदर पावर लूम्स यूज में आ गए थे, मतलब पावर लूम का मतलब होता है मशीन्स यूज में आने लग गई थी। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इज सल्फर्ड एज सीट बैक ड्यूरिंग अ कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कंप्लीट विद द माइल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। देन फिर फोर्थ आता है कि यहाँ पर टुडे देयर आर दे 1600 कॉटन एंड ह्यूमन मेड टेक्सटाइल फाइबर्स हैं जो कि वर्किंग कर रही हैं अलग अलग लेवल के ऊपर, और जो कुछ सेक्टर्स से हो रखी हैं इनको ऑक्यूपाई करा गया है, कुछ पब्लिक सेक्टर से कुछ प्राइवेट सेक्टर है, तो इस तरीके से है इनका। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिस्ट द फैक्टर दैट फेवर्ड द कंडीशन द लोकेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, और ये गुजरात के अंदर इन अर्ली ईयर्स। तो अब ये क्यों था, अब इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वाज एब्यूडेंटली एंड चीप। देखो ये वाला पॉइंट फिर से आ गया, बिकॉज दीज आर द ट्रेडिशनल कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स। फिर इसके बाद में सेकंड आता है कि मोइस्ट क्लाइमेट इज इन द मोस्ट ऑफ द कोस्टल स्टेट्स आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज बिकॉज ह्यूमिड कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर वीविंग द क्लॉथ एंड एल्स द यार्न टू ब्रेक। फिर इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि यहाँ पर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज हैं इन महाराष्ट्र एंड गुजरात लीड्स टू द कंसंट्रेशन देयर। अब जो फोर्थ आता है कि प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट येट अनदर फैक्टर ऑफ एंड द कॉटन क्लॉथ्स आर आइडियल एंड कंफर्टेबल टू वियर इन दीज वार्म्स एंड ह्यूमिड स्टेट। फिर इसके बाद में चीप लेबर्स वाज एंड द एब्यूडेंटली अवेलेबल। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है कि यहाँ पर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सबसे पहली है कि यहाँ पर पावर सप्लाई जो है हमारी कंट्री की वो थोड़ी गड़बड़ा रखी है, उसमें रेगुलर पावर सप्लाई नहीं है। सेकंड है कि मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड स्पेशली इन वीविंग एंड द प्रोसेस सेक्टर। फिर इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पर लो आउटपुट ऑफ लेबर रहता है। और फिर फोर्थ वाला है कि वी स्टिल नीड्स टू इम्पोर्ट कॉटन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्रीज हैज़ बीन, मतलब कि इन द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीज। फिर इसके बाद में फिफ्थ आता है कि स्टिफ कंपटीशन है। ये वाला पॉइंट आप किस किस में लिख सकते हो, एक तो कॉटन टेक्सटाइल में हो गया, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, इनमें आप दोनों में ये पॉइंट लिख सकते हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई आर द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन एंड अराउंड छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। तो इसके पीछे का सबसे पहला रीजन ये है कि वहाँ पर लो आयरन ओर अवेलेबल है, जो कि एक अच्छे तरीके का लो कॉस्ट में अवेलेबल है। फिर सेकंड है कि हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल्स इज इन द क्लोज अप्रॉक्सीमेटली। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि मतलब थर्ड वाला पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। फिर इसके बाद में वास्ट ग्रोथ एंड द पोटेंशियल इन द होम मार्केट। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट है फॉर द वर्क दियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन द मार्केट्स एंड द कंज्यूमर। और सिक्स्थ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ पावर बिकॉज दिस रीजन हैज द मैनी थर्मल एंड हाइडल पावर प्लांट्स। और फिर इसके बाद में सेवंथ है कि लिबरलाइजेशन एंड FDI हैज आल्सो गिवन अ बूस्ट टू इंडस्ट्रीज विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो अभी जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सजेस्ट द मेजर टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्री। तो इसके पीछे के क्या रीजन है कि जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन है कि पार्टिसिपेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिल्टरिंग स्मोक्स एंड स्टिक्स टू द इंडस्ट्रीज, जो कि फैक्ट्रीज है वहां से फिल्टर कर दिया जाए विद द फैब्रिक फिल्टर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशंस। फिर सेकंड पॉइंट है कि इक्विपमेंट्स टू कंट्रोल एरोसोल इमिशंस कैन बी यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स काम में ले लिए जाएं, फिर इसके बाद में स्क्रबर्स हो जाएं, इंटरनल सेपरेटर्स हो जाएं, जिससे कि जो स्मोक एयर पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। फिर इसके बाद में आता है कि जो स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल गैसेस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वो किस तरीके से वाटर बॉडीज का पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज की वजह से। ये 2013 में पूछा गया था। अब इसका देखो, इसके अंदर जो सबसे इसका फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड एफ्लुएंटेड द डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। जब गंदा पानी होगा, चाहे से वो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री हो फिर इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री, गंदा पानी जब रिवर में जाएगा तो वहां से क्या होगी, गंदगी फैलेगी। अब जो सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे इसमें आता है कि मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स आर डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स एंड सॉल्ट्स। तो ये तीन इसके मेजर पॉइंट्स है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेंट होता है। फिर इसके बाद में थर्ड आता है कि हैवी मेटल्स लाइक लेड, मर्करी, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स सिंथेसाइज केमिकल्स विद कार्बन, प्लास्टिक, रबर etc और डिस्चार्ज इन द वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटमेंट पॉल्यूटेड दीज वाटर बॉडीज। देन फिर जो फोर्थ वाला पॉइंट आता है वो आता है कि यहाँ पर सॉलिड वेस्ट जैसे कि ये हो गया फ्लाइंग ऐश हो गया, फिर उसके बाद में फॉस्फोरस जिप्सम हो गया और आयरन स्टील स्लैग्स हो गई, ये सब वाटर में जब करे जाते हैं तो इनसे वाटर बॉडीज गंदी होती हैं। तो ये कुछ नाम से, जैसे कि इसमें नाम तो आपको याद रखने होंगे, जैसे कि अभी इसमें क्या नाम लिए थे हमने कि इसमें ये फ्लाइंग ऐश हो गया, साइको जिप्सम हो गया, फिर इसके बाद में आयरन और स्टील के स्लैग्स हो गए। ये नाम तो आपको याद रखने होंगे, इनके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। देन फिर इसके बाद आता है कि यहाँ पर फिफ्थ वाले के अंदर कि डंपिंग ऑफ एन हार्मफुल केमिकल एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स etc और जिससे की वजह से लैंड के ऊपर कर देते हैं, जिससे कि जो रेन वाटर जो होता है वो गंदा हो जाता है। फिर उसके बाद में मिल जाता है कि जिससे कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कंटामिनेट कर देते हैं ग्राउंड वाटर को। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि वाई इज द ट्रांसपोर्ट नेसेसरी। ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों है, हमें ट्रैवल करने की ही क्या ज़रूरत है। तो उसकी रीज़न ये है, सबसे पहला है कि फॉर द मूवमेंट एंड द गुड्स एंड द सर्विसेज फ्रॉम दियर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप हैं एक ए स्टेट में और एक हैं बी स्टेट में और आपको चावल खाने का मन है और चावल जो होते हैं वो होते हैं ए स्टेट में ही, आपके स्टेट में नहीं होते, तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ से यहाँ तक लेके आना होगा। तो मतलब एक तरीके से जब सर्विसेज होती हैं या फिर गुड्स होते हैं तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है ट्रांसपोर्टेशन की। फिर जो सेकंड पॉइंट होता है कि फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, इसका सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन है कि फॉर कैरिंग आउट द ट्रेड एट द लेवल्स। फिर इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है कि टू सप्लाई रिसोर्सेज एंड द, जैसे कि जो भी रिसोर्सेज हैं, गुड्स हैं, रिसोर्सेज हो गई, सर्विसेज हो गई, उनको सप्लाई करने के लिए फ्रॉम द सरप्लस रीजन टू डेफिशिएंट रीजन, की जहाँ पर अवेलेबल हैं और जहाँ पर अवेलेबल नहीं है उस जगह से वहाँ पर करने के लिए काम में आता है। फिर इसके बाद में फॉर सप्लाइंग द रिलीफ मेजर्स टू द रीजन वेयर द सम नेचुरल कंटामिनेटीज आ जाती हैं, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर ट्रांसपोर्टिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम माइनिंग रीजन एंड फार्म्स टू इंडस्ट्रीज। इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन भी होते हैं।
देन फिर जो इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि यहाँ पर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज इन द लाइफ लाइन ऑफ आवर नेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट। तो अब ये कैसे होता है, तो अब इसको आर्ग्यूमेंट को हम जस्टिफाई करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन द वेल डेवलप्ड एंड द एफिशिएंट मीन्स टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और जो सेकंड पॉइंट है कि दीज आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल्स गुड्स सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर जो थर्ड पॉइंट है कि दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज बाय कनेक्टिंग फार फ्लंग एरियाज टू द कंट्री। फिर जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है कि यहाँ पर दे हैड द इंटरेस्ट ऑल रेस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। फिर इसका जैसे कि वो सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, इंडिविजुअल हो गया और इकोनॉमिक हो गया। फिर जो फिफ्थ आता है, फिफ्थ वाला पॉइंट ये है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन हैव मेड द इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको काफ़ी ज़्यादा आसान बना दी, विच इज़ एसेंशियल फॉर द एवरी इकोनॉमी एज नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट फॉर ऑल द रिसोर्सेज। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हाउ आर द मीन्स, मतलब कि हाउ आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अब सबसे पहला है कि ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन स्टैब्लिश लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसिंग सेंटर्स एंड द कंज्यूमिंग सेंटर। दोनों में ही ये होता है कि एक प्रोड्यूस करा जाता है और दूसरे में कंज्यूम करा जाता है। ट्रेड हो गया, एक्सचेंज हो गया ऑफ सच कमोडिटीज रिलाइज ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड अ नेटवर्क ऑफ द लिंक एंड कैरीज थ्रू द ट्रेड्स विच टेक्स प्लेस। फिर इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कि यहाँ पे इसमें आता है कि डेंस नेटवर्क ऑफ द रोड्स, रेलवेज एंड एयरवेज कनेक्ट to the remote areas of the country, hence help in production and the distribution of goods and services। फिर थर्ड वाला जो पॉइंट आता है वो आता है कि यहाँ पर एडवांसमेंट इन द कम्युनिकेशन सिस्टम हैज एक्सेलरेटेड ट्रेड बाय कैरिंग द इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड क्विकली। फिर जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है कि गुड ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन द क्विक कैरिंग ऑफ एंड द रॉ मटेरियल फ्रॉम रिमोट एरियाज टू द प्रोडक्शन सेंटर, अलाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एफिशिएंटली। और फिर इसके बाद में आता है कि विद द एक्सपेंशन ऑफ रेल्स, ओशियंस, एयर ट्रांसपोर्ट, बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेफ्रिजरेशन, प्रिजर्वेशन, ट्रेड हैज बीन एक्सपीरियंस अ स्पाइटल एक्सपेंशन। देन फिर इसके बाद में जो हमें ये बातें याद रखनी है, ये आपको याद करना है। अब ये पॉइंट्स मैं आपको बोल करके बताऊंगा पर आपको ये सब याद करने हैं। अब इसमें बोला गया है कि जो रोडवेज हैं वो रेलवेज के ऊपर क्यों है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको लिख देना है कि खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट लिख देना है कि डोर टू डोर सर्विस होती है। अब डोर टू डोर सर्विस का मतलब ये होता है कि आपको अगर दुकान पर जाना है तो भी आपको रोड मिलेगी। अब ये तो है नहीं कि आपको एक छोटी सी किराने की दुकान पर जाना है और आप लोगों के लिए रेलवे लाइन लगा दी जाएगी। तो डोर टू डोर सर्विस इसे प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे इससे आसानी से हर कोई कनेक्ट हो सकता है, मतलब कि अगर आप पैदल भी जा रहे हैं तो भी जा सकते हो, इसके लिए कोई ऐसे व्हीकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है कि इकोनॉमिकली होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि लोग ट्रेन्स को भी अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बस वगैरह से चले जाते हैं। देन फिर इसके बाद यहाँ पर जो होता है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज इन द फीडर अदर मोड्स ऑफ, मतलब कि अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता है। जैसे कि एक जगह पर एयरपोर्ट और एक जगह पर हमारा ये रेलवे स्टेशन, तो इसकी जगह पर जाने के लिए और ये है आपका घर, तो यहाँ से जाने के लिए आपको कोई ना कोई एक रोड तो लेनी पड़ेगी जिससे कि आप इन दोनों के ऊपर जाएंगे। तो ये बेसिक मीन्स है जो कि हर एक चीज़ को कनेक्ट करता है। जहाँ पर जो रेलवेज हैं वो नहीं बनती, मतलब कि रेल लाइंस नहीं बनती, वहाँ पर क्या होती हैं, रोड्स बन सकती हैं आसानी से, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर देर लिंक द एग्रीकल्चर फार्म्स विद द मार्केट इंडस्ट्रीज एंड लिंकिंग द रूरल एंड द अर्बन एरियाज। तो ये सब इसके बारे में बातें हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे व्हाट आर द बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड्स और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर बॉर्डर रोड की बात करें तो बॉर्डर रोड रन अलोंग द लैंड फ्रंटियर्स ऑफ आवर कंट्री इन द नॉर्थर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। और यहाँ पर द बोर्ड रोडर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, विच स्टैब्लिश इन 1960 हैज द डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर रोड्स का डेवलपमेंट BRO करता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि देयर कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और जो इंपॉर्टेंस है इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि दिस रोड्स आर इन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हैं अपने हर एक जगह के ऊपर। फिर इसके अंदर दे आर हैविंग द इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी इन द एरिया, डिफिकल्टी टेरेंस एंड हैव बीन हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दे आर द सप्लाई लाइन्स ऑफ आवर जालवाज, जो कि जलवाज, ये अरे यार जलवाज बोल रहा हूं मैं इसमें,
तो अब जो थर्ड पॉइंट आता है कि दे सप्लाई लाइंस फॉर आवर जवान्स, मतलब कि सोल्जर्स के लिए सप्लाई लाइन होती है जो कि गार्ड होते हैं हमारी भारत माता के, मतलब कि हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं, हमारे सोल्जर्स के लिए एक तरीके से लाइफलाइन की तरह काम में करते हैं। फिर इसके अंदर डिफाइन द रोड डेंसिटी एंड व्हाट इज द एवरेज रोड डेंसिटी जो कि इंडिया में है। नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट डेंसिटी रेस्पेक्टिवली एंड व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिफरेंस इन द डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे फर्स्ट अगर बात करें तो रोड डेंसिटी डिफाइन क्या होती है। रोड डेंसिटी डिफाइन होती है कि कितनी लेंथ ऑफ रोड है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में, और जो एवरेज रोड डेंसिटी की बात करें तो वो है 75 से लेकर के 100 किलो, मतलब कि 75 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 75 किलोमीटर रहती है 100 स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर हाईएस्ट रोड डेंसिटी की बात करें तो वो होती है केरल के अंदर जो कि है 375, और अगर लिस्ट की बात करें तो वो है जम्मू कश्मीर में जो कि है 10 किलोमीटर। और यहाँ पर कि इन जम्मू कश्मीर द रोड डेंसिटी इज लेस बिकॉज द माउंटेनियस ट्रेन्स हैं, और वेयर इज इन केरल लेवल्ड नेचर है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर आसानी से आप लोग वो मतलब रोड बना सकते हैं, विच सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन एंड देयरफॉर डेंसिटी इज हायर है वहाँ पे। फिर अभी जो ये वाला क्वेश्चन आता है इसमें कहा गया है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो कौन सी प्रॉब्लम होगी भैया। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारी जो रोड हैं वो क्या होता है कि बरसात जब आती है तो बरसात के साथ में बह जाती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी रोड हैं वो इस टाइम पर अनमेटल्ड रोड हैं, मेटल्ड रोड होनी चाहिए थी, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो सेकंड है कि यहाँ पर जो रोड नेटवर्क है वो इनएडिक्वेट इन द पोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, जितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर द नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट एंड लैक ऑफ रोड साइड एमिनिटीज। जो फोर्थ पॉइंट है कि द रोड वेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज, सिटीज के अंदर काफी ज्यादा कंजेस्टेड है। फिफ्थ पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड द कल्वर्ट्स आर द ओल्ड एंड नैरो, मतलब कि पतले हैं और बहुत ही ज्यादा पुराने ब्रिजेस हैं। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है रोड ट्रांसपोर्टेशन की। आई होप कि आपको जो समझ में आएगा और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।